तो इसमें अभी हम यहाँ पे देखते हैं पाइथन के बारे में। देखिए ये बुक है पाइथन की इसमें, और इसमें खैर बुक में काफ़ी कुछ दे रखा है। चूँकि पहला ही चैप्टर है कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल मतलब क्या होती है, किसी भी एल्गोरिथम को पर्टिकुलर राइट कैसे किया जाता है, फ्लो चार्ट क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो छोटा-सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं इनके बारे में भी, क्योंकि प्रश्न कभी-कभी बन जाते हैं और मतलब प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो पाइथन देखने से पहले सबसे पहले हम यही देखते हैं कि व्हाट इज़ एल्गोरिथम? एल्गोरिथम क्या होती है? तो एल्गोरिथम का मतलब सिंपल इतना होता है कि ये एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है। किसका? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का। ठीक है? यानी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर मान लिया आपको चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए क्या प्रोसेस हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप गैस ऑन करोगे, गैस ऑन करने के बाद जो फ्राई पैन है उसको रखोगे, उसमें पानी डालोगे, उसको धीरे-धीरे गरम करोगे, दूध डालोगे आप, चीनी डालोगे, चाय पत्ती डालोगे, अदरक डालोगे, इलायची डालो, जो भी डालना डालो, फाइनली आप उसको 2-4 मिनट तक का उबालोगे। ये सारे स्टेप में आप वन बाय वन लिख लो, उसी को हम कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है? तो ये तो एक जनरल लैंग्वेज में होगी। अगर सिंपल आप इसकी कोई मैथमेटिकल पार्ट में देखना चाहें, जैसे सपोज करिए हम 2 नंबर को जोड़ना चाहते हैं। 2 नंबर को एडिशन करने का अ, मतलब एल्गोरिथम क्या होगा? तो सबसे पहला ऐसा लिखा जाता है, स्टेप 1 टेक 2 नंबर, हम सबसे पहले नंबर को ले लेंगे। स्टेप 2 में जाएँगे, स्टेप 2 में फिर ऐड करेंगे नंबर को, ऐड 2 नंबर। स्टेप 3 में हम जाएँगे तो वो करेंगे कि भाई सी इक्वल टू ए प्लस बी, जो हमने 2 नंबर लेके रखे हैं। स्टेप 4 में हम जाएँगे तो ये हो जाएगा, प्रिंट करा दिया हमने। तो ये क्या हो गया? ये एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है 2 नंबर को ऐड करने का, इसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। क्लियर? चलिए, इसके बाद फिर हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होते हैं। 2 मिनट है, थोड़ा-सा समझ लीजिए इसको भी, प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है? ठीक है? अब देखिए, जो एल्गोरिथम था वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन था किसी भी प्रॉब्लम का, लेकिन जो फ्लो चार्ट होता है, फ्लो चार्ट एक पिक्टोरियल नोटेशन होता है। पिक्टोरियल या आप कह सकते हैं ग्राफिकल नोटेशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का। सपोज करिए जो हमने ये लिया था ना कि 2 नंबर को ऐड करने का जो एल्गोरिथम लिखा था, ऐड इनको करना था हमें। तो अगर इसका हम फ्लो चार्ट लिखेंगे तो ऐसे करेंगे। कुछ पर्टिकुलर नोटेशन होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये है, इसको कहते हैं ओवल, इसको कहते हैं रेक्टेंगल। अब यहाँ पे 2 नंबर ले लेंगे और उसके बाद ये होता है प्रोसेस बॉक्स, जिसको कि रेक्टेंगल कहते हैं। तो यहाँ पे c इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा, और उसके बाद फिर प्रिंट करने के लिए हम, ये पैरेललोग्राम टाइप का होता है, जो यहाँ लेते हैं वो यहाँ भी लेते हैं, और यहाँ पे हमने c को प्रिंट करा दिया और फाइनली फिर हमने लिख दिया स्टॉप। ठीक है? तो ये एक ग्राफिकल नोटेशन होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में सिंपल डिफरेंस इतना। अब आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उसकी एल्गोरिथम को स्टेप में लिख दो, और फ्लो चार्ट आ रहा है तो इसको इस तरह से नोटेशन बना दो। फ्लो चार्ट में आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि भाई इनपुट या आउटपुट देने के लिए हम ओवल, ये एक जो होता है जो डायग्राम, इसका यूज करते हैं। ये रेक्टेंगल का यूज हम करते हैं इनपुट या आउटपुट शो करने के लिए। जो ये मेन रेक्टेंगल है ये होता है प्रोसेस के लिए, और फिर ये स्टॉप के लिए, मतलब स्टार्ट स्टॉप के लिए, दोनों के लिए ओवल ही होता है। ठीक है? तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, इनसे रिलेट करके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब इसी में 2 चीजें आपको और मिलेंगी, यहीं पे समझ लीजिए तो चीजें आसानी से क्लियर होती रहेंगी। प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। ठीक है? तो सबसे पहली चीज तो भाई क्या होती है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? ठीक है? मशीन लैंग्वेज क्या होती है? इसी के रिलेशन में आता है हाई लेवल लैंग्वेज, दिख रहा होगा मुझे लगता है। ठीक है? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है? और इसको हम मिटा के यहाँ पे लिखते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज। ठीक है? तो ये 3 चीजें यहाँ पे आपको जाननी चाहिए कि क्या होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने के पहले। सबसे पहले हम देखते हैं मशीन लैंग्वेज। देखिए, मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको कि हम 0 और 1 के फॉर्म में डिनोट करते हैं या रखते हैं। हमारा जो सीपीयू होता है वो इनको कन्वर्ट करता है 0 और 1 के फॉर्म में। जब आप पाइथन में जाओगे ना, तो इसी मशीन कोड को हम वहां पे बोलते हैं क्या? बाइट कोड। याद रखिएगा, इसी को क्या कहते हैं? बाइट कोड। जब आप सी में आओगे तो उसको बोलते हैं मशीन कोड। ये डिफरेंस है सी और पाइथन में। मैं सी और पाइथन दोनों का डिफरेंस बताता चलूंगा क्योंकि आपस में कोरिलेशन बहुत ज्यादा है।
लॉजिक आपको सारे सी वाले पाइथन में मिलेंगे, सिंटैक्स थोड़े बहुत अलग हैं, सिंप्लिसिटी बहुत ज्यादा है पाइथन में। आप प्रोग्राम को मतलब ये कि बहुत ज्यादा सिंटैक्स के ऊपर काम नहीं करना है आपको, पर्टिकुलर कुछ लॉजिक है उनको, उनके ऊपर आपको ध्यान देना, उन्हीं सारी चीजों से ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो जो मशीन लैंग्वेज है वो 0 और 1 की फॉर्मेट में होती है, उसी को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। बाकी असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें पर्टिकुलर किसी भी नोटेशन में या किसी भी फॉर्मेट में डेटा को रखा जाता है। कैसे भाई? तो जैसे मान लिया हमने कहा a+b, ठीक है। अब ये क्या है? एक असेंबली लैंग्वेज है। क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे a की कोई वैल्यू पुट करेगा, b की कोई वैल्यू पुट करेगा, आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा c का। तो जो असेंबलर हमारा बना है वो किसी भी लैंग्वेज को, असेंबलर किसी भी लैंग्वेज को वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही यहाँ पे एक मिलेगा आपको कंपाइलर, कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करेगा? किसी भी लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और वो करेगा किन सब चीजों को? तो वो करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज को। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? तो जो हम लोग समझ रहे हैं या जो मैं बोल रहा हूँ, या ABCD 1 2 3 4 अप टू जो भी है, सभी जो यूजर समझ रहा है उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और इसी हाई लेवल जो लैंग्वेज है इसका कन्वर्जन कंपाइलर के द्वारा मशीन कोड में होता है, और इसी हाई लेवल लैंग्वेज का कन्वर्जन असेंबलर के द्वारा असेंबली लैंग्वेज में होता है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब यहीं पे ये जो बाइट कोड की मैं बात कर रहा था कि बाइट कोड क्या होता है, ठीक है। देखिए, पाइथन का जो कंपाइलर होता है उसको हम इंटरप्रेटर कहते हैं। आपको यहाँ पे कंपाइलर देखने को नहीं मिलेगा। इंटरप्रेटर, पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर से अपने कोड को चेंज बाइट कोड में कराता है। सी जो था वो कंपाइलर से अपने कोड को मशीन लैंग्वेज में चेंज कराता था। ये बेसिक डिफरेंस है, और ये अक्सर पूछा जाता है कि पाइथन इंटरप्रेटर यूज कर रहा है और जो क्या कहते हैं सी लैंग्वेज है वो कंपाइलर यूज कर रहा है। ठीक, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन अब कभी कभी जब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये पूछा जाता है कि भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सी के कंपाइलर को हटा के पाइथन का इंटरप्रेटर लाना पड़ा? ऐसी क्या जरूरत है? हमें कौन सी जरूरत पड़ रही है? हमारा काम सारा कंपाइलर भी कर रहा था और हमारा काम सारा इंटरप्रेटर भी कर रहा था, तो फिर कंपाइलर की जगह इंटरप्रेटर को क्यों लाया गया? अब देखिए, जब भी हम सी के प्रोग्राम लिखते थे, तो जब सी का प्रोग्राम हमने राइट किया, मान लिया हमने 4 लाइन में सी का प्रोग्राम राइट किया, ये 4 लाइन का एक ब्लॉक है, इसको हम रन करा रहे हैं। सबसे पहले कंपाइल कराते थे। कंपाइल कराने का मतलब यही होता है इसको मशीन कोड में चेंज कर रहे हैं। अब अगर इन चारों लाइन में कोई भी एरर होती थी तो हमारा कंपाइलर नहीं चलता, तो हमें बताता था कि आप रन कराने के एबल नहीं हो, सबसे पहले आप जो एरर हैं इनको हटाओ यहाँ से। बिना इसके हटाए हम इसको 0 1 के फॉर्मेट में या मशीन कोड में चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको यहाँ से पूरी जो अपनी कोड होती थी उनको हटाना पड़ता था, सही प्रोग्राम लिखना पड़ता था, उसके बाद ये मशीन कोड में कन्वर्ट होता था, उसके बाद फिर आप फाइनली उसको रन कराते थे। क्लियर? लेकिन इंटरप्रेटर का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि अगर मान लिया आपने ये प्रोग्राम लिखे, ठीक है, ये प्रोग्राम आपने पाइथन लैंग्वेज में लिखे, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? मान लिया आपने 3 जो लाइन लिखी है बिल्कुल सही लिखी और चौथे लाइन में थोड़ी सी एरर है, चौथे लाइन में कुछ एरर है जो नहीं समझ में आया आपको, या आपने मिसप्रिंट हो गया, या अब जो वो सिंटैक्स एरर हो गई, या फिर रन टाइम एरर हो गई, या फिर कोई लॉजिकल एरर हो गई, वो बात अलग है। तो चौथा लाइन जो है ये एरर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन पाइथन का प्रोग्राम यहाँ पे क्या होगा? ये तीनों जो लाइन है इनका आउटपुट आपको दिखाएगा, ठीक है। लेकिन ये चौथे लाइन का जो आउटपुट है ये वो नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एरर है। सी में क्या था? सी में ये पूरा प्रोग्राम ही रन नहीं होता। पाइथन में क्या है? पाइथन में इंटरप्रेटर इसको रन करेगा। तो बेसिक जो डिफरेंस होता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में यही होता है। कंपाइलर होल प्रोग्राम को कवर करता था, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन को प्रोग्राम को कवर करता है। सपोज करिए यहाँ पे हम 10-20 लाइन का कोड लिख रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां पे 50,000 1 लाख लाइन के कोड लिखे जा रहे हैं, वहां पे अगर मान लिया 70,000 लाइन पे एक कोई एरर पड़ी हुई है, तो कम से कम प्रोग्राम हमारा 69,000 जो लाइन है उस पर तो रन करेगा ना। बाकी जो बाद में बची उसको हम सही करके फिर रन करा लेंगे। लेकिन सी में क्या होता था? सी में तो पूरा प्रोग्राम ही रन नहीं होता, 1 बाय 1 सारे लाइन को खोजना पड़ता था, तो वो प्रॉब्लम होती थी। इन्हीं सारी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए ही पाइथन में इंटरप्रेटर रखा गया है, कंपाइलर को नहीं रखा गया है। आई थिंक क्लियर हो गया। चलिए, ये हो गया, ठीक है। हाँ, टेस्टिंग डिबगिंग, दो चीजें हैं, समझ ही लीजिए। टेस्टिंग क्या होती है
और डीबगिंग क्या होती है। ठीक है, देखिए डिबग का मतलब होता है एरर दूर करना, और टेस्ट का मतलब होता है प्रोग्राम को रन करना। एरर दोनों में आती है, एरर यहां भी आएगी और एरर यहां भी आती है। ठीक है, तो डिबगिंग का एरर जो होता है वो सिंटैक्सियल एरर होता है, यानी सिंटैक्स में कुछ एरर हुआ या ये सारी चीजें हुई तो वो फिर डिबग करोगे आप। लेकिन टेस्टिंग का एरर कैसा होगा कि सपोज करिए आपने 2 नंबर दिए, ठीक है, 2 नंबर दिए और आपने बाद में जोड़ने के लिए कहा कि अब 3 नंबर जोड़ के निकालो, तो नंबर तो आपने 2 दिए तो 3 कहां से जोड़ के देगा वो, है ना। तो इस तरह से जो टेस्टिंग के एरर होते हैं वो सारे हैं। तो ये टेस्टिंग और डिबगिंग का कॉन्सेप्ट होता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, इसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे अब। तो यहाँ तक तो सारी चीजें जो बेसिक हैं, जो बेस है, इनका कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं पाइथन पे। आपको ये समझ में भी आ रहा होगा कि पाइथन का यूज हम क्यों कर रहे हैं, सी को हमने हटाया ही क्यों, जरूरत क्या थी। तो आप इंटरप्रेटर, कंपाइलर और ये सारा जो बैकअप है, और अभी जैसे जैसे धीरे धीरे आगे हम टॉपिक में बढ़ते रहेंगे तो आप समझते रहेंगे कि सी को इन्हीं सारे कारणों की वजह से हमें रिड्यूस करना पड़ा और फिर एक नई लैंग्वेज पाइथन लानी पड़ी, जो कि काफी फेमस है और मोस्टली यूज की जाती है। सी लैंग्वेज यूज वहां पे की जाती है जब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हम कर्नल लिखते हैं। कर्नल का मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है उसको राइट करते हैं, वो सी लैंग्वेज में ही राइट होता है, वो पाइथन में राइट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये ओपन सोर्स है, कोई भी इसको डाउनलोड करके एडिट कर सकता है, लेकिन सी ओपन सोर्स नहीं है। उसको आपको जो कंपनी है, जो AT&T बेल लैब्स है अमेरिका की, वहां से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, फिर जाके उसके कोड को रन कराया जा सकता है। ऐसा नॉर्मली नहीं हो सकता। तो इसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये तो हो चुके हैं। जो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई वही सारा कुछ इसमें लिखा भी हुआ है। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 3 में आते हैं, प्रोग्रामिंग विद पाइथन। कुछ पर्टिकुलर टेक्निकल स्ट्रेंथ हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप सारी चीजें जानते भी होंगे। तो सबसे पहला जो पाइथन का स्ट्रेंथ है वो है फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स, ठीक है। वन बाय वन अभी इनको भी थोड़ा देख लेते हैं। एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज, एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज। तीसरा जो है वो है पोर्टेबल। चौथा जो है वो है इंटरप्रेटेड। पांचवा जो है वो है ऑब्जेक्ट ऊप्स, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। छठा जो है वो GUI प्रोग्रामिंग। और सातवां जो है वो डेटाबेस की कनेक्टिविटी इससे आसान है। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ फंक्शनैलिटी हैं जिनके बारे में जानना चाहिए हमें। सबसे पहले फ्री एंड ओपन सोर्स है। इसके मतलब ये हुआ कि आप अभी पाइथन स्टार्ट करना चाहते हैं, आप python.org है उसकी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है 3.14 3.15 वो डाउनलोड करिए और अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे उसको रन करिए। आपको कोई भी पेमेंट उसके लिए नहीं करना है, लाइक एज MS ऑफिस या ये सब है ना, तो उनको परचेज ही करना पड़ता है, वो आप समझ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं फ्री है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि पाइथन को अपने हिसाब से कोई भी एडिट कर सकता है, वो अपने हिसाब से वो किसी विंडो में रन करे या उसके लिए कोई IDE बना ले या जो करना है करे, उसके लिए कंपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लिया MS ऑफिस ने आपको एक पैकेज दिया वर्ड का, अब वर्ड का जो पैकेज है वो वर्ड का ही पैकेज है, ऐसा नहीं है आप उसमें अल्टर करके कुछ आप नया अपना प्रोडक्ट बना के उसको बेच सकते हैं। ठीक है, वो माइक्रोसॉफ्ट क्लेम कर देगी। तो ये है फ्री एंड ओपन सोर्स। एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज, एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लगभग जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो सारे रन होते हैं। आप इनको मतलब इंपोर्ट करा सकते हैं। सिंपली ये लैंग्वेज यूज होती है इंपोर्ट। ठीक है, आप किसी भी, अब दुनिया भर की लाइब्रेरी, मैथ की लाइब्रेरी है, साइंस की लाइब्रेरी है, फिजिक्स की लाइब्रेरी, केमिस्ट्री की लाइब्रेरी है, मतलब जो भी आप कोड लिखना चाहते हैं उसके हिसाब से कोई भी अपनी लाइब्रेरी को ऐड कर लीजिए। और सपोज करिए अगर आपने लाइब्रेरी ऐड नहीं की तो उससे दिक्कत ये होगी कि आपके जो प्रोग्राम के आउटपुट होंगे वो वैल्यूएबल नहीं होंगे, मतलब हो सकता है थोड़ा डिफर करे। सिंपली आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 2 के पावर 100 निकालना है और उसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा इंपोर्ट मैथ्स, ठीक है, ये लाइब्रेरी आपको यूज करनी पड़ेगी प्रोग्राम में, तब जाके वो प्रोग्राम सही से रन होगा, अदरवाइज फिर एरर प्रोवाइड करेगा। पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब ये है कि मैंने एक लैपटॉप पे अपना प्रोग्राम बनाया, दूसरे पे मैंने ले जाके उसको रन करा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी में ये नहीं था। सी का जो क्या होता है, देखिए जितना भी सी का प्रोसेसर होता है
तो जो कंपाइलर के द्वारा मशीन कोड चेंज किया जाता है हर कंप्यूटर का अलग होता है, वो पोर्टेबल नहीं होता है। आप एक मशीन कोड को दूसरे मशीन पे ले जाकर रन नहीं करा सकते। लेकिन यहाँ पे जो बाइट कोड आ रहा है, ठीक है, यहाँ मशीन कोड नहीं, यहाँ बाइट कोड आ रहा है, वो पोर्टेबल होता है, आप कहीं भी ले जाओ उसको रन करो। इंटरप्रेटर वो आप समझ ही गए होंगे, ऊप्स होता है, यानी 2 3 4 डेटा को मिला के एक कंबाइंड पार्ट बना दिया जाता है, जिसको एक क्लास में मतलब बना दिया जाता है। जैसे मान लिया इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, या 2 3 4 आइटम को लेके एक पर्टिकुलर बॉन्ड में रख दिया गया, उसको हम कहते हैं ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट का जीयूआई है। जीयूआई का मतलब ये माउस हाउस काम करता है, इस पे सी पे बहुत मोस्टली काम नहीं करता था, जो कोर सी की प्रोग्रामिंग होती है उस पर माउस काम नहीं करता है। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सपोर्ट करता है। डेटाबेस की कनेक्टिविटी है इसके पास। अभी आप आगे जाएंगे तो पांडाज है, नमपाई है, इन सब में देखेंगे कि तो सिंपली इनकी डेटाबेस की कनेक्टिविटी आसानी से हो जाती है। पांडा का यूज तो इसीलिए किया जाता है कि बड़े बड़े जो बिग डेटा होते हैं उनको कैसे हम एनालाइज करें, मिसिंग डेटा को कैसे आइडेंटिफाई करें, और बहुत सारी चीजें जो पांडा में आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं पाइथन के ऊपर। अभी तक का जो था ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, जानना चाहिए आपको। पाइथन इंटरप्रेटर, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये सब हो चुका है। सिंपल हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। 2 नंबर को जोड़ने का एक प्रोग्राम लिखते हैं। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू a प्लस बी, और यहाँ पे हमने कर दिया किसको, प्रिंट c, ठीक है। ये हो गया। पाइथन का ये प्रोग्राम है जो 5 और 7 को जोड़ के आपको आउटपुट क्या यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, 12 का। यानी ये 4 लाइन का कोड आपको 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम दे देता है पाइथन में आपको। हाँ, पाइथन रन कैसे करानी है, तो उसके लिए आप python.org पे चले जाओ पहले। python.org, यहाँ से जो लेटेस्ट वर्जन है 3.14, 3.15 जो भी होगा, या 16 हो सकता है, तो वहां से इसको आप डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद तुरंत आप उसको इंस्टॉल करो। ऐड टू पाथ का ऑप्शन आता है, लेकिन छोड़िए उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टॉल होने के बाद आप अपने स्टार्ट बटन पे जाइएगा, वहां पे टाइप करिएगा IDLE, ठीक है। आपको एक इंटरप्रेटर मिल जाएगा। आइडियली मतलब एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां पे आप अपने प्रोग्राम को इस तरह से लिख के, ऊपर आपको रन का ऑप्शन होगा और सेव का, इस तरह से अलग अलग ऑप्शन होंगे, वो आप उस तरह से करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आप आइडियली से जाके प्रोग्राम को रन करिए। बाकी रन कराने के लिए VS कोड होता है, रैंड कोड होता है, और फिर बहुत सारे ऑप्शन हैं। कुछ तो मेरे को याद भी नहीं आ रहे अभी ऐसे। अपाचे है, ये सब मतलब पाइथन के प्रोग्राम को रन कराने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। आइडियली का यूज करें, सिंपल आप प्रोग्राम आसानी से रन करा पाएंगे। हाँ, एक चीज और इसमें, अब जैसे मान लिया आपने कोई पाइथन का प्रोग्राम लिखा, अब मान लिया इसका नाम आप देना चाहते हैं ऐड, तो पाइथन के जितने भी प्रोग्राम होंगे उनको .py नाम से सेव किया जाएगा। आप जब py.py नहीं लगाएंगे तो ये बाइट कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा इसको, इसका मतलब ये पाइथन के प्रोग्राम रन नहीं होंगे। तो कोई भी प्रोग्राम आप बनाए उसका नाम चाहे जो रखिए, लेकिन .py का एक्सटेंशन जरूर दीजिए, ठीक है। अब ये 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम है, आप .py करेंगे, रन करेंगे, सीधा ये आ जाएगा, ओके। तो ये सिंपल प्रोग्राम है, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा इशू तो है नहीं। आप इस तरह से लिख के आइडियली पे और रन कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें आते हैं डेटा टाइप पे। काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, मतलब जो अक्सर पूछा जाता है, थोड़ा फंसाने वाला भी है। सी में केवल 4 टाइप के डेटा थे, यहाँ पे आई थिंक कम से कम 3, 2, 5, 1, 6, 7, 8 टाइप के डेटाबेस है। थोड़ा एक्सटेंसिव है भाई, सी को ही तो एक्सटेंड करने के लिए पाइथन को लाया गया, इसलिए सब कुछ चीजें थोड़ा बड़ी हैं, बट सिंपल है, ठीक है। और डेटा टाइप देख लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहाँ गया डेटा टाइप? ये माइंड दिमाग में, ये सॉरी, ये मैप जो है ये आप दिमाग में रखिएगा। चीजें हमेशा डेटा टाइप से हमेशा कंप्लीट होंगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो डेटा टाइप होता है उसको हम कहते हैं नंबर, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो होता है डिक्शनरी, DICTIONARY,
तीसरा जो होता है वो होता है बूलियन, BOOLEAN। चौथा जो होता है उसको हम बोलते हैं सेट, और पांचवा जो होता है उसको हम कहते हैं सीक्वेंस टाइप। ठीक है, ये 5 टाइप का डेटाबेस मेनली होता है। अब नंबर में भी 3 होते हैं। कौन कौन से भाई? तो सबसे पहले तो आपको मिल जाएगा इंटीजर, दूसरा आपको मिल जाएगा, दूसरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्लोट, और तीसरा आपको मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो नंबर के अंदर ये 3 डेटा आते हैं। डिक्शनरी अलग है, बूलियन में ट्रू फॉल्स होता है वो अलग है, और सेट भी अलग है। सीक्वेंस टाइप में आपको अगेन 3 टाइप का डेटा मिलेगा, जो कि है पहला स्ट्रिंग, दूसरा है इसमें लिस्ट, और तीसरा है टपल। टपल, ठीक है। तो ये बेसिक डेटा टाइप है जिनका यूज हम अपने पाइथन प्रोग्राम में आगे करेंगे। क्या क्या होते हैं? तो अगर कोई भी आपका वेरिएबल है, आपने लिखा 20, तो ये हो गया इंटीजर टाइप का। सिंपल कहने का मतलब ये कि अगर 20 के बाद 0.4 लिखना है तो वो फ्लोट टाइप का होगा, और जो कॉम्प्लेक्स डेटा होगा वो i प्लस ऐसे a प्लस आई जे के फॉर्मेट में होगा, यानी एक इमेजिनरी नंबर भी होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्मेट में होगा, कोई भी पॉइंटेड वैल्यू होगी तो वो फ्लोट में जाएगी, और सिंपल कोई नंबर होगा तो वो इंटीजर में जाएगा। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम देखते हैं डिक्शनरी क्या होती है। यहीं पे समझ लेते हैं, छोटी छोटी चीजें, कोई वो नहीं। देखिए, डिक्शनरी जो है एक ऐसा डेटा टाइप है पाइथन में जिसमें हम 2 आर्गुमेंट रखते हैं। सिंपल समझिए आप, 2 आर्गुमेंट। इसको डिक्लेयर करने के लिए इस तरह से कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, और हमने यहाँ पे लिखा 1, उसके बाद कोलन, और यहाँ पे लिखा मैंगो। ठीक है, कॉमा लगाया 2 ऑरेंज। ऐसे ऐसे करके हम बढ़ाते चले जा सकते हैं। तो डिक्शनरी में क्या होता है? डिक्शनरी में यहाँ पे एक उसकी यूनिक की होती है, और उससे रिलेटेड जो वैल्यू होती है उसको हम वहां पे रख सकते हैं। इस तरह से डेटाबेस को हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे 1 है तो 1 किसको पॉइंट कर रहा है? मैंगो को। 2 किसको पॉइंट कर रहा है? ऑरेंज को। ऐसे कुछ और आएगा तो वो आएगा। तो यहाँ पे जो डेटा होता है वो पेयर फॉर्मेट में होता है डिक्शनरी में। ठीक है, तो डिक्शनरी का डेटा कैसे फॉर्मेट में होता है? एक तो सिंपल डेटा होता है, और उससे रिलेटेड उसका की एसोसिएशन होता है। ये किससे रिलेट किया? जब हम डेटा को एक्सेस करते हैं, लेते हैं, तो उसकी की वैल्यू से उसी डेटा को निकाल लेते हैं। तो ये है डिक्शनरी। इस तरह से कर्ली ब्रेसेज में कोई भी फॉर्मेट हो जो की एसोसिएशन के फॉर्मेट में होता है, तो उसको हम डिक्शनरी कहते हैं। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं बूलियन। बूलियन एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें 2 वैल्यू हमें मिलती हैं, या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। बस 2 ही चीजें हैं। जैसे मान लिया हमने लिखा 2 इक्वल्स टू, तो ये 2 बराबर नहीं है, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा फॉल्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अधिकतर में बराबर के लिए ये यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, और इसको कहते हैं क्या? इसको, इसका भी कुछ नाम है। इक्वल ऑपरेटर क्या? असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंगल इक्वल को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसको कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ये क्या कर रहा है? ये कंपेयर करेगा। 2 बराबर बराबर 2, मतलब 2 बराबर है, हाँ ठीक है, तो वो 2 आ जाएगा। 2 में 2 को असाइन करेगा, तो ये सही नहीं है, तो यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका जो आउटपुट आएगा फॉल्स आएगा। तो बूलियन हमेशा 2 ही वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, या तो ट्रू करेगा तो फिर वो फॉल्स करेगा। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं सेट के बारे में। मैथमेटिक्स में आपने सेट पढ़ा होगा। यूनियन क्या होता है, जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, सेट क्या होता है। देखिए, सेट जो होता है एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है किसी भी वैल्यू का। इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, मैंने 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो भी वैल्यू जाएंगी वो किसी भी एक सेट में रखी जाएंगी। इसकी डेफिनेशन में आपको पढ़ के बताऊं कि सेट क्या होते हैं। तो हाँ, सेट जो होता है एक, इसमें लिखा सेट इज अनदर डेटा टाइप इन पाइथन एंड इट वर्क्स एज मैथमेटिकल सेट वेरी सिमिलर टू लिस्ट, एंड सेट्स आर डिनोटेड बाय कर्ली ब्रेसेज। ठीक है, तो सेट्स जो होते हैं वो इस ब्रेसेस में होते हैं, और ये जो होता है ये कर्ली ब्रेसेस में होता है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। ठीक है, और जैसे मान लिया यहाँ पे जो सेट होते हैं ये कैसे होते हैं? ये ऑर्डर्ड होते हैं। ऑर्डर्ड होते हैं, डोंट अलाउ रिपीटेड नंबर। जैसे मान लिया यहाँ पे मैंने 2 बार 4 लिख दिया होता, अगर आप इस सेट को प्रिंट कराते हैं तो आपको आउटपुट क्या मिलता? 1 2 4 5 6।
तो वो 4 2 बार है, उनको हटा के वो एक ही बार करता, तो इस तरह से इनको हम सेट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप में स्ट्रिंग आता है, लिस्ट आता है और टपल आता है। तो स्ट्रिंग का मतलब ये है कि कोई भी वर्ड का कॉम्बिनेशन। अब स्ट्रिंग को हम दो पार्ट से लिख सकते हैं, जैसे मान लिया हमने लिखा कंप्यूटर, सिंगल इन्वर्टर में भी लिख दो आप, डबल इन्वर्टेड में भी लिख दो आप, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रिंग को इस तरह से मतलब जो डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप, जैसे हम अगर बनाना है तो इससे लिखेंगे str1 इक्वल टू क्या, कॉम्प्यू। ठीक है, तो ये क्या है, COMP जो है स्ट्रिंग 1 टाइप का एक डेटा है। इसके बाद है लिस्ट। अब लिस्ट क्या होता है, तो लिस्ट जो होता है एक सिंगल स्टोरेज यूनिट होता है टू स्टोर मल्टीपल डेटा आइटम्स। लिस्ट में मल्टीपल डेटा आइटम एक साथ आप रख लो, जैसे यहां पे आप कोई इंटीजर रख दो, फिर फ्लोट रख दो, स्ट्रिंग डाल दो, जो भी डालना है आपको डाल दो। तो ये मल्टीपल कलेक्शन ऑफ डेटा होता है लिस्ट। ठीक है, इसके बाद है टपल्स। टपल्स क्या होता है, तो टपल्स जो होता है ये भी मल्टीपल डेटा आइटम स्टोर कर सकता है, सेम बिल्कुल लिस्ट की तरह। अंतर सिर्फ इतना होता है कि ये इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल। अब देखो आप, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब वो होता है कि ऐसी चीजें जिनको एक बार क्रिएट करने के बाद दोबारा हम उसमें कोई एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो बेसिक जो डेटा टाइप है जिनके बारे में अभी हमने समझा, इसके बारे में डिटेल थोड़ा आपको समझ में आई। जो हम प्रोग्राम को राइट करने लगेंगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा कि डिक्शनरी कैसे लिखी जा रही है, लिस्ट कैसे लिखी जा रही है, स्ट्रिंग कैसे लिखा जा रहा है, वो हम आगे के सेशन में करेंगे। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद फिर बाद में इसको करेंगे। ठीक है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो पाइथन में डेटा टाइप जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। इम्यूटेबल जो है वो 3 है, खाली याद करने के लिए आसान है ये। पहला तो हो गया नंबर भाई, दूसरा हो गया हमारा स्ट्रिंग, और तीसरा हमारा हो गया टपल। ठीक है, इसके बाद भी फ्रोजन सेट और दुनिया भर के यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, लेकिन 3 ये मेन है, 3 को हम अच्छी तरीके से यहाँ पे देखते हैं। तो नंबर है, स्ट्रिंग है और टपल है। बाकी जो बचे डेटा टाइप यहाँ लिखे तो वो सारे म्यूटेबल है। अब समझते हैं इम्यूटेबल क्या होता है। सपोज करिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग, यहाँ पे लिखते हैं, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट की, स्ट्रिंग 1 नाम की, जिसमें हमने लिखा कंप्यूटर। ठीक है, अब मेरा मन हो रहा है कि ये जो कंप्यूटर लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा सा हेलो कंप्यूटर लिखें तो बड़ा अच्छा लगेगा। अब हम इस str1 में अपडेट करना चाहते हैं, हेलो आगे जुड़ जाए कंप्यूटर के आगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, str1 डॉट इंसर्ट। इंसर्ट नाम का एक फंक्शन होता है जो स्ट्रिंग में ऐड करने के लिए यूज होता है। आगे इसको अच्छी तरीके से देखें, क्या करना है हमें, ऐड हेलो। ठीक है, अब जब ये रन होगा, जब इस प्रोग्राम को रन करके यहां पे आप प्रिंट करोगे str1 को, तो str1 जो है वो यही रहेगा। एक नई स्ट्रिंग आपके सामने आएगी जिसका कि नाम होगा हेलो कंप्यूटर। ठीक है, तो जब आप नेक्स्ट टाइम str1 को प्रिंट करोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, हेलो कंप्यूटर आपको नहीं मिलेगा इस पे। ठीक है, तो वो जो अब नई स्ट्रिंग, जो नई स्ट्रिंग अपडेट होके आएगी वो str12 या जिस भी नाम से होगी वो आएगी यहाँ पे, बट ये हेलो इसमें आप ऐड नहीं कर सकते। आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये एक नई स्ट्रिंग बना के वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रिंग नंबर में है, ऐसे ही टपल में है। अब बात आती है कि ये सब तामझाम करने की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है इम्यूटेबल और म्यूटेबल बनाने की, है ना। तो उसका मतलब ये है कि देखिए, जब भी कोई डेटा जो होता है इम्यूटेबल होता है, यानी जब उसका क्रिएशन होता है और हमारे इंटरप्रेटर को ये पता होता है कि इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं किया जा सकता है, तो इसका जो एक्सेस होता है वो बहुत फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू म्यूटेबल डेटा आइटम। ठीक है, तो जो म्यूटेबल डेटा आइटम है उनकी स्पीड स्लो होती है, इम्यूटेबल जो डेटा आइटम होते हैं उनकी स्पीड फास्ट होती है। इसीलिए अधिकतर जो हम काम करते हैं टपल्स का यूज करके करते हैं, ना कि डिक्शनरी या फिर सेट या फिर लिस्ट का यूज करके करते हैं। ठीक है, तो ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट है।
बाकी और बाकी के सेशन में देखेंगे।